स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की। हमने लास्ट टाइम ये बात पढ़ी थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो वो अपना फुली पोटेंशियल लगा देता है रिप्रोडक्शन करने में, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो अपनी जनरेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो डार्विन ने भी यही कहा था कि अगर नेचर सपोर्ट करती है तो जो पॉपुलेशन है वो इवोल्यूशन करके अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ा सकती है। जिस भी हैबिटेट में वो रह रही है उसी हैबिटेट में रहते हुए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर डाल दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, वो इतना ज्यादा फ्रीली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना अनलिमिटेड रिसोर्सेज की प्रेजेंस में कर सकता था। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे मेथड्स इवॉल्व करेगा कि वो एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी की तरफ जाए। मतलब अगर आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है तो आप अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन नहीं करोगे, आप एफिशिएंट रिप्रोडक्शन की तरफ जाओगे कि मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं उनको वो चीजें अच्छे से अवेलेबल हो जाए। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, मतलब एक ही बार वो प्रोजेनी जनरेट करते हैं। इसका एग्जांपल है पैसिफिक साल्मन फिश और बैम्बू ट्री। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ टाइम के दौरान बहुत बार ब्रीड कर सकते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके एक ही बार में बहुत सारे बेबीज बनते हैं, लेकिन उन बेबीज का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, जैसे ओयस्टर्स है या पेलागिक फिशेज है। और कुछ ऐसे हैं जिनके ऑफस्प्रिंग सिर्फ एक या दो ही पैदा होंगे लेकिन उनका ही साइज बड़ा होगा। तो मतलब जिसको अपने हिसाब से जो चीज कन्वीनियंट लगेगी, जिस चीज में उसको लगता है कि वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, वही मेथड वो यूज करता है। तो इकोलॉजिस्ट जो है वो भी यही कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस हैबिटेट में वो रह रहा है वहां के एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स कैसे हैं। मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अगर लिमिटेड हैं तो उसकी जो फिटनेस है वो भी लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन अगर बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी अनलिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस लेसन का वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, कि अलग अलग पॉपुलेशन आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे के साथ रहती है, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाती हैं। आपको अर्थ पे ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रजाति के जीव जंतु मिले। ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आपने देखा होगा छोटी से छोटी जगह पर भी एक ऑर्गेनिज्म के साथ हमेशा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या प्लांट अवेलेबल रहता है। क्योंकि अगर हम किसी एक प्रजाति की बात करें तो वो प्रजाति किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को खाती भी तो होगी, मतलब कोई ना कोई उसका भोजन होगा या उसको भी कोई ना कोई खाता होगा। तो मतलब अगर आप सबसे कम भी मान के चलो तो भी एक एरिया में कम से कम 2 स्पीशीज होने जरूरी है, क्योंकि एक स्पीशीज भोजन बनेगी और एक स्पीशीज होगी जिसका वो भोजन है। यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी कभी भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स को भी सरवाइव करने के लिए माइक्रोब्स की जरूरत होती है, क्योंकि सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रोब्स चाहिए, और वो माइक्रोब्स जो है अगर वो होंगे तभी प्लांट की ग्रोथ जो है पॉसिबल हो पाएगी। इसी तरीके से अगर एनिमल्स ना हो तो प्लांट्स की पॉलिनेशन भी नहीं हो सकती। और इस मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो एलोन सरवाइव कर सके। हर एक स्पीशीज को किसी दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तभी वो अपने लाइफ जो है पॉसिबल कर सकती है। तो यहाँ पर हम 6 तरह के रिलेशंस पढ़ेंगे, किस तरीके से दो स्पीशीज आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। और ये इंटरेक्शन होगी तो इस इंटरेक्शन से ये भी हो सकता है कि दोनों को ही फायदा हो, मतलब दोनों के लिए ये बेनिफिशियल हो। ये भी हो सकता है ये उनके लिए नुकसानदेही हो, ये भी हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो, मतलब ना उसका फायदा हो ना उसका नुकसान हो। तो जहां पर हमें लगेगा कि कोई चीज बेनिफिशियल है उसको हम प्लस का साइन दे देंगे। जहां पर हमें लगेगा कोई चीज नेगेटिव है, मतलब उसके लिए खतरनाक है, तो वहां पे हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। और जहां पे हमें लगता है कोई चीज न्यूट्रल है कि मतलब उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां पर हम 0 यूज करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर टेबल देख सकते हो, यहाँ पर 6 तरह की पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में बताया हुआ है। इसमें सबसे पहले इंटरेक्शन है जिसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं,
या जिसको आपने छोटी क्लासेस में सिम्बायोसिस के नाम से भी पढ़ा होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जहां पर दो स्पीशीज ए और बी एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं और दोनों ही स्पीशीज को वो फायदा है, तभी हमने दोनों के आगे प्लस का निशान लगाया। कंपटीशन में हम क्या चाहते हैं प्रतियोगिता में कि एक व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति को हराना चाहता है, मतलब दोनों एक दूसरे का फायदा नहीं सोचते, तो इसलिए इसमें हम दोनों को नेगेटिव से दर्शाते हैं। प्रेडेशन का मतलब होता है शिकार करना। तो जब कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर अटैक करता है तो वहां पे शिकारी को तो फायदा हो रहा है क्योंकि उसको भोजन मिल रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति को वो मार रहा है उसके लिए नुकसान है, तो उसको आप नेगेटिव दिखा सकते हो। इसी तरीके से जो पैरासाइट्स होते हैं, जो परजीवी होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रहते हैं और हमारे शरीर से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका भी यही है कि जो पैरासाइट है उसको तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, लेकिन जिसके शरीर पर वो जाके चिपक रहा है उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसलिए एक को आप प्लस से दिखाओगे और एक को माइनस से। कमेंसलिज्म होता है जहां पर एक को तो बेनिफिट है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं। ऐसी कमेंसलिज्म में एक को तो नुकसान होता है, दूसरे को लिए वो न्यूट्रल है, मतलब दूसरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बारी बारी से इन 6 के 6 प्रोसेस को इन डेप्थ करेंगे विद एग्जाम्पल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेनिफिट अगर दोनों को हो रहा है तो उसको आप म्यूचुअलिज्म बोलोगे, दोनों को नुकसान हो रहा है तो उसको कंपटीशन भी बोल सकते हैं। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। और जो कमेंसलिज्म है उसमें क्या होगा, एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। और एमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म, इन तीनों में जो एक खास बात है वो ये है कि जो दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़ी होती है, मतलब एक दूसरे से चिपकी रहती हैं। तो यहाँ पे हम पहले इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला था प्रेडेशन, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि आप शिकार भी बोल सकते हो। तो शिकार जो है कोई नया वर्ड नहीं है, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा कि जो शेर है वो हिरन का शिकार करता है, या जो भेड़िया है वो हिरन का शिकार करता है, मतलब जो भी मोर पावरफुल एनिमल है वो हमेशा अपने से कम पावरफुल एनिमल का शिकार करता है। तो अब बात आती है कि ये प्रेडेशन जरूरी क्यों है। अगर आप ये देखो कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं, वो सारा का सारा फूड बनाते जाएं, मतलब बहुत सारे पौधे ही पौधे हो जाएं हमारी धरती पे, लेकिन उन पौधों को खाने वाला कोई एनिमल ना हो, तो क्या होगा, जो एनर्जी की साइकिल चल रही है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो शिकार होना है यानी कि जो प्रेडेशन है वो भी एक नेचर का तरीका है कि जो एनर्जी प्लांट ने फिक्स कर रखी है उस एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाना। तो जनरली जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब हम प्रेडेटर और प्रे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा टाइगर और डियर का एग्जाम्पल ही आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शिकारी है वो हमेशा एक मांसाहारी जीव ही होगा, मतलब एक कार्निवोरस एनिमल ही होगा, और जो उसका प्रे है मतलब उसका जो शिकार है वो हमेशा एक हार्बीवोरस एनिमल ही होगा। अगर कोई चिड़िया है और वो किसी सीड को खा रही है तो उसको भी आप शिकारी ही मानोगे, या अगर कोई एनिमल प्लांट को खा रहा है मतलब कोई हर्बीवोरस एनिमल है उसको भी हम यहाँ पे प्रेडेटर ही मानेंगे। प्रेडेटर का मतलब आपने सिंपल से ये समझना है, जब एक जीव किसी दूसरे जीव को खाता है, चाहे वो दूसरे में पौधे को खा रहा है या किसी छोटे जीव को खा रहा है, तो प्रेडेटर का फायदा ये है कि ये एक कंडुइट मतलब एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके द्वारा ट्रॉफिक लेवल से होते हुए एनर्जी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में जा सकती है। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इससे जो शिकार है मतलब जो प्रे है उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। अगर मान लो एक जगह पे 1000 हिरन है और उनको कोई खाने वाला नहीं है तो धीरे धीरे वो हिरन की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, प्लांट्स कम रह जाएंगे, फिर उनमें आपस में कंपटीशन होगा। तो ये एक नेचर का तरीका है किसी भी प्रजाति की जनसंख्या को कंट्रोल में रखने का। तो यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि जब हम एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, मतलब अगर आप डियर से टाइगर की तरफ जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि नीचे वाले लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जनसंख्या हमेशा मोर पाएगी, ज्यादा पाएगी, और उससे ऊपर वाले लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जनसंख्या कम पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन ज्यादा अवेलेबल है, उसको खाने वाले कम है।
तो अगर प्रेडेटर्स के लिए प्रे की स्पीशीज बहुत ज़्यादा चली जाएगी तो उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मान लो हम बाहर से कोई स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं किसी जगह पर और वो स्पीशीज अंदर आगे फैलती जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ की जो जगह है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों ने ये बताया है कि अगर हम किसी बाहर की प्रजाति को, मतलब किसी एक्सोटिक स्पीशीज को किसी नए एरिया में लाकर छोड़ देते हैं तो वो स्पीशीज इन्वेसिव हो जाती है, मतलब वो बहुत जल्दी फैलने लग जाती है क्योंकि वो एक नई जगह पर आई है तो वहां पर उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर, कोई शिकारी तो मौजूद नहीं था। तो ऐसा एक केस हुआ था 1920 में। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस, आपने देखा होगा कैक्टस का जो पौधा है जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं उसको प्रिकली पियर कैक्टस भी बोलते हैं। तो उसे ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो कैक्टस का पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया के मिलियन हेक्टेयर एरिया में फैलता गया, इतना ज़्यादा फैल गया कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक कीड़ा लाया गया जो उसी कैक्टस को खाता था। तो वो इसलिए लाया गया ताकि जो कैक्टस की पॉपुलेशन थी उसको कंट्रोल में रखा जा सके। तो ये जो मेथड होता है जहां पर हम किसी एक प्रजाति की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे जीव का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इसी आधार पे होता है कि वहां पर अगर हमें किसी शिकार यानी कि किसी प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हम उसके प्रेडेटर को वहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो प्रेडेटर्स हैं उनका एक फायदा ये भी होता है कि ये हमारी कम्युनिटी में स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो वैरायटी है, उसको भी बना के रखते रहते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो कंपीटिंग प्रे स्पीशीज हैं उनके बीच का जो कंपटीशन है उसको कम कर देते हैं। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मान लो किसी एरिया में शेर ना हो, सिर्फ हिरन ही हिरन हो और हिरन की ही वहां पे 2-3 वैरायटी हैं, तो क्या होगा, जब उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो वहां पे पौधे लिमिटेड हैं, तो जो हिरन की अलग अलग प्रजाति है वो आपस में कंपटीशन करके एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी। तो उससे हो सकता है उनकी जो डाइवर्सिटी है वो खत्म होती जाए। लेकिन अगर उनको खाने वाला कोई शिकारी होगा तो उन स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी बनी रहेगी। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट में वहां पर एक स्टारफिश थी पिजास्टर, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडेटर रही है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, उन्होंने ये कहा कि अगर हम उस कोस्ट में से, मतलब उस समुद्र में से अगर हम सारी स्टार फिशेस को रिमूव कर दें तो क्या होगा, वहां पे इनवर्टिब्रेट्स की भी 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई 1 साल के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको खाने वाली जो मछली थी, स्टारफिश थी, वो खत्म हो गई। तो जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनके आपस में कंपटीशन होने लग गया और उस कंपटीशन में उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तो यही चीज है कि अगर कोई शिकारी नहीं होगा तो जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो शिकारी होना जरूरी है क्योंकि जो प्रेडेटर है वो प्रे की पॉपुलेशन को भी और डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखेगा। अब अगर मान लो कोई प्रेडेटर बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और वो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है, मतलब इतना ज्यादा उसकी खुराक है कि वहां पे पाए जाने वाले सभी प्रे को वो खाने लग जाए, तो क्या होगा, जो वो प्रे है वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। और अगर वो लुप्त हो गया तो ऑटोमेटिकली जो प्रेडेटर है वो भी लुप्त हो जाएगा। तो इसी वजह से ऐसा देखा गया है कि जो शिकारी है उनकी संख्या हमेशा कम होती है। प्रूडेंट का मतलब लेस, कि हमेशा भोजन ज्यादा होगा, उसको खाने वाले कम होंगे। क्योंकि अगर भोजन कम हो जाएगा और खाने वाले ज्यादा तो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रे स्पीशीज हैं कई बार वो अपने अंदर कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म ले आती है जिससे कि वो शिकारी से बच सके, मतलब शिकारी से अपना बचाव करने के लिए। अब यहाँ पे हमने एक बात तो हमने ये कह दी कि जो हमारी प्रकृति है उसने इस तरीके से बनाया हुआ है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाला कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रहेगा।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो छोटा एनिमल है वो अपने आप को सरेंडर कर देगा कि हाँ कोई भी आओ और मुझे खा लो। कोई भी प्रे है, मतलब कोई भी शिकार है, वो हमेशा कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की। अगर उसके पीछे कोई बड़ा जानवर लग जाता है तो वो इधर उधर भागेगा या कुछ ना कुछ हाथ पांव मारेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो मतलब उसके अपने अंदर कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म ला रखे हैं जिससे कि वो शिकार के इम्पैक्ट को कम कर सके। तो इसमें क्या होता है, कई इंसेक्ट्स हैं या फ्रॉग्स हैं, ये क्या करते हैं, कामोफ्लेज कर लेते हैं। कामोफ्लेज का मतलब होता है जिस जगह के एनवायरनमेंट में ये रह रहे हैं ये अपने शरीर का रंग वैसा ही कर लेते हैं ताकि इनका शिकारी इनको पहचान ना पाए। ये जैसे आपने गिरगिट को भी देखा होगा, अगर वो पौधों में जाएगी तो वो अपना रंग हरा कर लेती है, अगर वो मिट्टी में जाती है तो अपना रंग ब्राउन कर लेती है, क्योंकि सेम कलर में जो है उसका शिकारी उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। तो उनको पता है अगर उनका प्रेडेटर उनको खाएगा तो वो मर सकता है। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है मोनार्क बटरफ्लाई। जो मोनार्क बटरफ्लाई है इसको पक्षी खा जाते थे, लेकिन ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है इसके अंदर से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो बहुत ही गंदे स्वाद का होता है। तो जब इसका शिकारी इसको खाता है तो उसको वो कड़वा लगता है तो वो उसको छोड़ देता है। तो ये चीज उसने खुद इवॉल्व की है। जिस टाइम वो कैटरपिलर थी, मतलब बटरफ्लाई पूरी तरह से नहीं बनी थी, उस टाइम वो एक जहरीले वीड यानी कि जहरीली खरपतवार को खाती रहती है। उस खरपतवार की वजह से जो केमिकल है उसके शरीर में इकट्ठा हो जाता है, ताकि जब वो बड़ी हो जाए और उसको कोई बर्ड खाने की कोशिश करे तो उस जहर की वजह से उसको वो नहीं खा पाता। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी प्लांट को कोई शाकाहारी एनिमल खा रहा है, कोई हर्बीवोरस एनिमल खा रहा है, तो वो भी उसके लिए प्रेडेटर बन जाता है। तो जितने भी इंसेक्ट्स हमारे आसपास मौजूद हैं उन इंसेक्ट्स में से 25% इंसेक्ट फाइटोफैगस है, मतलब जो प्लांट के किसी ना किसी भाग को खा जाते हैं। लेकिन प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर एनिमल के ऊपर कोई दूसरा एनिमल अटैक करेगा तो एनिमल वहां से भाग सकता है, लेकिन प्लांट स्टैटिक हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए प्लांट्स ने अपने हर्बीवोरस एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस किए हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे एकेशिया और कैक्टस, जिनके शरीर के ऊपर कांटे बन जाते हैं। तो कांटे बनने की वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स उनको नहीं खाते, क्योंकि उनको पता है कांटे वो खाएंगे तो वो उनको चुभ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसी हैं जो अपने अंदर केमिकल स्टोर कर लेते हैं, और अगर उसको कोई हर्बीवोरस एनिमल्स खाएंगे तो वो केमिकल अंदर जाके उनको बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से उनको उल्टी या दस्त जैसी प्रॉब्लम हो सकती है या उनके रिप्रोडक्शन भी खराब हो सकता है। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि एक खरपतवार होती है कैलोट्रोपिस, जहां कहीं भी खुले मैदान होते हैं वहां पर ये खरपतवार अपने आप ग्रो कर देती है। तो इस प्लांट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा जहरीला, दिल को नुकसान पहुंचाने वाला ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। तो अगर कोई कैटल या गोट इस प्लांट को खाएगी तो वो मर सकती है। तो इस वजह से कोई भी शाकाहारी जानवर जो है इसको नहीं खाता। तो इस वजह से हम देखते हैं कि उसकी जनसंख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको खाने वाला कोई भी एनिमल वहां पे मौजूद नहीं है। इसी तरीके से कई सारे प्लांट्स ऐसी हैं जो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स निकालते हैं, जैसे निकोटिन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकनिन, ओपियम। ये भी एक तरह से उनके डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि उनको जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं या जो जुगाली करने वाले एनिमल्स हैं वो ना खा पाए। तो ये सारी चीजें नेचुरली हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं।